की टैक्स व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही घातक है, इसलिए इस टैक्स व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। पहली बात तो इस टैक्स सिस्टम में सरकार को 50% टैक्स मिलता है। 50% टैक्स मिलता ही नहीं। अगर ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल दिया जाए तो सरकारी खजाना 2 गुना हो जाएगा। अभी केवल 50% टैक्स मिलता है, उसके बाद 100% टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो गुलामी की टैक्स व्यवस्था है, ये हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। ये बहुत ज्यादा ब्रेक करता है, व्यापार को फलने फूलने में बहुत ज्यादा रोक लगाता है। सरकार का जो नॉन प्रोडक्टिव खर्च है वो जस्ट डबल हो जाता है इस वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण। ये वर्तमान जो गुलामी का टैक्स सिस्टम है आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वर्तमान टैक्स सिस्टम से व्यापारियों पे, मिडिल क्लास पे अननेसेसरी केवल मेंटल बर्डन नहीं होता, मेंटल टेंशन नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा आर्थिक भार भी पड़ता है। वर्तमान टैक्स सिस्टम ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करता है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी का मूल कारण भी वर्तमान टैक्स सिस्टम है। कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की जो तस्करी चल रही है उसका बहुत बड़ा कारण ये टैक्स सिस्टम है। भारत में जो जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, इसका भी बहुत बड़ा कारण वर्तमान टैक्स सिस्टम है। भारत के अंदर जो काला धन जनरेट हो रहा है, जिसके जरिए धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उसका भी मूल कारण ये टैक्स सिस्टम है। इस वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण भारत का एक भी थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, एक भी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, एक भी जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। और वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण अदालतों में न्याय बिकता है, ये कड़वी सच्चाई है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि वर्तमान टैक्स सिस्टम से 50% ही टैक्स क्यों मिलता है। आज की डेट में 3 लाख रुपए साल में कमाने वाला टैक्स पेयर कहलाता है। यानी अगर वो 822 रुपए पर डे कमा रहा है, यानी महीने में 25,000 रुपए कमा रहा है, तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1,500 से 2,000 रुपए पर डे कमाने वाला, माला फूल बेचने वाला, वो टैक्स नहीं देता। पंचर बनाने वाला भी 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। चाय समोसा जलेबी की जो दुकान चलाते हैं वो भी 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो भी टैक्स नहीं देते। गैराज का मैकेनिक पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेता है, वो टैक्स नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ नौकरी करने वाला ड्राइवर, नौकरी करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, नौकरी करने वाला अकाउंटेंट, नौकरी करने वाला 4th क्लास एम्प्लॉय भी जो 25,000 रुपए कमाता है उसको टैक्स देना पड़ता है। प्लम्बर भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। वहीं तरफ सिक्योरिटी गार्ड जो 822 रुपए पर डे कमाता है, यानी महीने के 25,000 रुपए कमाता है, वो टैक्स देता है। फिटर 1,500-2,000 रुपए पर डे कमा लेते हैं, मोटर मैकेनिक पर डे 1,500-2,000 कमा लेते हैं, मुर्गी बेचने वाले, मछली बेचने वाले भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। भेड़ बकरी का व्यापार करने वाले भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो भी टैक्स नहीं देते। फल मंडी में फल बेचने वाले, ठेला लगाने वाले भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। ओला उबर चलाने वाला भी 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, टैक्स नहीं देते। ठेले पे कढ़ी चावल बेचने वाले, छोला भटूरा बेचने वाले पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो भी टैक्स नहीं देते। इसी तरीके से मजार के मौलवी, दरगाह के मौलवी, आपके पादरी, ये भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, वो भी टैक्स नहीं देते। रेलवे स्टेशन का वेंडर भी 1,500-2,000 रुपए पर डे कमा लेता है। रेलवे स्टेशन का कुली भी पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेता है, वो टैक्स नहीं देता। गाय भैंस काटने वाला कसाई पर डे 1,500-2,000 रुपए कमा लेता है, वो भी टैक्स नहीं देता। इसी तरीके से नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, शराब तस्करी करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, माओवादी, नक्सली, जिहादी, पत्थरबाज भी 1,500-2,000 रुपए कमा लेते हैं, टैक्स नहीं देते। तो सच्चाई तो ये है कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं पर डे 1,500-2,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। और टैक्स नहीं देते, उनका रिकॉर्ड पे नहीं आता। रिकॉर्ड पे नहीं आते, उल्टा वो गरीबी का सर्टिफिकेट बना के गरीब और बने रहते हैं और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और 3 लाख रुपए साल का कमाने वाला, यानी 25,000 रुपए महीने कमाने वाला, यानी 822 रुपए पर डे कमाने वाला बेचारा जो चपरासी है, जो होमगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, जो भी नौकरी कर रहा है, वो टैक्स देता है। वहीं तरफ 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार रुपए, 4-4 हज़ार रुपए पर डे कमाने वाले टैक्स नहीं देते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्तमान टैक्स सिस्टम महाघटिया है। सरकार इस टैक्स सिस्टम के जरिए सरकार कभी 100% टैक्स ले ही नहीं सकती है। अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगा वही टैक्स देगा, और जो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगा वो टैक्स नहीं देगा। अब इस टैक्स सिस्टम का नतीजा है कि ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज काम करते हैं। टूर ट्रेवल का काम
ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करना चाहते, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने चाहते तो ना जीएसटी देते हैं ना इनकम टैक्स देते हैं और अच्छा खासा कमाते रहते हैं। एक टूर ट्रेवल की आप कंपनी खोलिए तो आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा 5% और बाद में जो कमाई आएगी इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। आप कंपनी नहीं खोलते, आप घर में 10 गाड़ी रख लीजिए, जितने भाई हैं सब एक एक गाड़ी चलाइए, माता पिता के नाम पे गाड़ी खरीद लीजिए, बेटे के नाम पे गाड़ी खरीद लीजिए, पत्नी के नाम पे गाड़ी खरीद लीजिए, सबके नाम एक एक गाड़ी खरीद लीजिए, आराम से चलाते रहिए। और सबसे बड़ा होगा क्या, जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में टूर ट्रेवल का काम करेंगे तो आपको जीएसटी देना, इनकम टैक्स देना है, तो आप रेट कम नहीं कर पाएंगे। वहीं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से चलाता है वो आपसे 1 रुपये पर किलोमीटर सस्ता भी चलाएगा तब भी उसको फायदा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दूसरी बात, नॉन प्रोडक्टिव खर्चा बढ़ता है। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी है, वैट है, टीडीएस है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स, ये करते क्या है? ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कुछ करते हैं, कुछ हमारा प्रोडक्टिव काम करते हैं क्या? जीडीपी बढ़ाते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, केवल मुंशी वाला काम करते हैं, वसूली काम करते हैं। मैं ऐसा टैक्स सिस्टम बता रहा हूं जिसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। सरकार को ऑटोमेटिक पैसा आएगा, ये मुंशीगिरी वाले काम की जरूरत ही नहीं है। ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना जीएसटी की जरूरत है, ना वैट, ना टीडीएस, ना टोल टैक्स, ना रोड टैक्स। इसका मतलब ये हुआ घर बैठे बैठे सरकार को ज्यादा पैसा भी मिलेगा और ये जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं नॉन प्रोडक्टिव, इनकी कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। ये वर्तमान टैक्स सिस्टम आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है 3 लाख रुपए वाला 3 लाख रुपए साल में कमाने वाला अमीर है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री कहती है 8 लाख रुपए साल में कमाने वाला गरीब है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। भाई अगर 8 लाख कमाने वाला गरीब है उसको रिजर्वेशन मिलेगा तो 3 लाख रुपए वाले से आप टैक्स क्यों लेते हो? पहले तो डिफिनीशन एक कर लो कि जो आदमी अमीर है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, जो आदमी गरीब है, जो आदमी अमीर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और जो गरीब है उसको मिलेगा। तो अगर 8 लाख रुपए पाने वाला गरीब है रिजर्वेशन मिलेगा तो 8 लाख रुपए पाने वाले पे टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। और 3 लाख रुपए पाने वाला अगर अमीर है उससे टैक्स लिया जा रहा है तो 3 लाख रुपए पाने वाले को रिजर्वेशन भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय 3 लाख रुपए पाने वाले, साल में 3 लाख रुपए कमाने वाले को तो अमीर मान ले और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और बाकी के डिपार्टमेंट 8 लाख रुपए पाने वाले को भी गरीब माने, उसको रिजर्वेशन दे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के ऊपर इनकम टैक्स ही नहीं लगता। आपके मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वहां पे जो ट्राइबल्स हैं, कहने को ट्राइबल हैं, पहली बात तो ट्राइबल रह नहीं गए, ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो कन्वर्ट होने के बाद किसी को ट्राइबल का मिलना भी नहीं चाहिए। जब कोई आदमी कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होने के बाद उसको ट्राइबल का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसको ट्राइबल बना के बैठी हुई है। तो मेरा ये कहना, जब कन्वर्ट हो चुके हैं तो इसके बावजूद उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, उनको इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है? आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो अब तथाकथित ट्राइबल, तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि ट्राइबल उनको नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, वो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं, मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, गैस की एजेंसी है, गैस की गोदाम है, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, इसके बावजूद उनको इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। भारत के बाकी राज्यों से जो टैक्स लिया जाता है वही टैक्स नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है। तो वो बैठे बैठे करोड़पतियों को भी टैक्स से छूट मिली हुई है और वहां उन राज्यों का जो खर्चा आ रहा है उसकी भरपाई कौन कर रहा है? ये 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए साल का कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, क्लर्क, अकाउंटेंट टैक्स दे दे के नॉर्थ ईस्ट के करोड़पतियों के लिए जो वहां पे खर्च आता है उसकी भरपाई कर रहा है। तो अपने आप में आर्बिट्रेरी है, इरेशनल भी है। किसान, आपने सुना होगा एक बार एक पूर्व वित्त मंत्री थे जो गमले में गोभी उगा के करोड़ रुपए टैक्स की छूट ले लिए थे। ऐसे ही इटावा के बड़े प्रोफेसर साहब हैं, वो करोड़पति हैं, लेकिन हर साल ये दिखा देते हैं कि उन्होंने 2-4 करोड़ रुपए का आलू बेच दिया है, तो वो आलू का कारोबार दिखा के सारा टैक्स में। तो हो क्या रहा है, नकली किसान करोड़पति हैं लेकिन नकली किसान बन के टैक्स देते नहीं, फायदा उठा लेते। ऐसे बहुत सारे नकली एनजीओ जो देश विरोधी काम करते हैं, वो भी करोड़ों रुपए उनके पास फंडिंग आ रही, वो भी उनको भी टैक्स से छूट मिली हुई है। नकली पाखंडी भारत में जो देश विरोधी काम कर रहे हैं वो भी एनजीओ बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको भी टैक्स से छूट मिली हुई है। माओवादियों की जितनी फंडिंग आती है, नक्सलियों की जितनी फंडिंग आती है एफसीआरए के जरिए, अलगाववादियों की जितनी फंडिंग आती है, जिहादियों की जितनी फंडिंग है, मिशनरियों की जितनी फंडिंग है, घुसपैठियों की जितनी फंडिंग है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तो ब्लैक मनी के जरिए होती है। ब्लैक मनी के जरिए हो गई तब तो हवाला के जरिए हो गई, तो उसमें टैक्स देना नहीं है। और बैंक के जरिए भी होती है तो भी एनजीओ बना के उनको टैक्स से छूट मिली हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्तमान इनकम टैक्स व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है।
अगर भारत की आप समस्याएं देखें तो भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण वर्तमान टैक्स सिस्टम है। तो करना क्या है, सरकार सारे टैक्स खत्म कर दे, सरकार इनकम टैक्स खत्म कर दे, जीएसटी खत्म कर दे, टोल टैक्स खत्म कर दे, रोड टैक्स खत्म कर दे, इंश्योरेंस टैक्स खत्म कर दे, वैट खत्म कर दे, सारे टैक्स खत्म कर दे, कोई ज़रूरत नहीं। सरकार केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होना है, बैंकिंग से होना है, तो सबसे पहले ये जो चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फोर्जरी करते हैं, साइबर फ्रॉड करते हैं, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। एक कानून बनाना पड़ेगा कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वालों की 100% संपत्ति जब्त होगी, उनकी सिटीजनशिप भी खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड वार्ड है अपने आप में बंद हो जाएंगे। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, जिसके पास भी काला धन मिला, बेनामी संपत्ति मिली, ऐसी संपत्ति मिली, इसको 100% जब्त कर लेंगे और उसकी नागरिकता भी खत्म करेंगे, उसको आजीवन कारावास, फांसी देंगे। तो लोग इलीगल काम करना छोड़ देंगे। अब उसके बाद एक नोटिफिकेशन लाना है कि 100 रुपए से बड़े नोट बंद होंगे। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा हवाला। तो जैसे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी तो 25% भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा। और 100 रुपए से बड़ी नोट की इसलिए ज़रूरत नहीं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं। याद रखिए फ़ायदा क्या है, सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं। मैं उसका समाधान बता रहा हूँ। अब क्या करना है, आप केवल 2000 रुपए, जिस सामान की एमआरपी 2000 रुपए तक है उसको तो आप कैश में खरीदने की छूट दे दीजिए, ठीक है। यानी परचून से जो सामान खरीदना है, जो डे टू डे सब्जी लेना है, बाकी कपड़े खरीदने हैं, जिस सामान की कीमत 2000 से कम है वहां आप उतना आप कैश लेन देन अलाउ कर दीजिए। लेकिन जिस सामान की एमआरपी 2000 से ज़्यादा है, अगर किसी के घर का बिजली बिल 2000 से ज़्यादा आ रहा है, पानी का बिल 2000 से ज़्यादा आ रहा है, ट्रेन का टिकट 2000 से महंगा है, जो भी काम 2000 से महंगा हो रहा है, उसके लिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अनिवार्य कर दीजिए कि अब वो कैश में नहीं होगा। और हो इसलिए सकता है क्योंकि भारत में 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी का भी बैंक खाता खुल चुका है। भारत में जो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका भी अकाउंट खुल चुका है, उनका वजीफा उनके खाते में ही आता है, उनका आधार बना हुआ है। इवन जो मिड डे मील का पैसा भी बहुत सारे राज्यों में बच्चों के खाते में आता है। बहुत सारे राज्यों में जो बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, जूता मोजा मिलता है, उसका भी पैसा सीधे सीधे बच्चों के बैंक खाते में आता है। तो गरीब से गरीब माँ बाप भी बैंक से जुड़ चुका है, गरीब से गरीब बच्चा भी बैंक से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता जी हमको बैंकिंग नहीं करना आता, हमको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना नहीं आता, हमारे पास एटीएम नहीं है, ये तो चलेगा नहीं। भारत में 12 करोड़ लोगों को जो है ये जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो गरीबों को मिलती है, और गरीब आदमी भी जाके बाकायदा बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकाल के लाता है, उसके पास भी रुपए कार्ड है। केवल इतना कर दिया जाए कि जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करोगे आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदोगे, पहली बात तो 100 रुपये में आप कैश में खरीद सकते हैं, ऑनलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको 101 रुपये देना पड़ेगा। आप 1000 सामान खरीदोगे तो आपको 1010 रुपये देना पड़ेगा। आप 1 लाख का सामान खरीदोगे तो आपको 1,01,000 देना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, सारे टैक्स खत्म हो गए। तो बिजनेसमैन, व्यापारियों को न अपने ऑफिस में अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, न उनको सीए रखना पड़ेगा, न उनको एक अकाउंट डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं। मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा क्या है, जो हर साल उनको टेंशन हो जाती है, एडवांस टैक्स भरो फिर फाइनल टैक्स भरो, जो बार बार उनको टेंशन होती है वो टैक्स खत्म हो जाएगी। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा कि ना इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आपके ऑफिस में आएगा, ना आपका जीएसटी इंस्पेक्टर आएगा, ना वैट का इंस्पेक्टर आएगा, कोई आएगा नहीं आपके ऑफिस में। तो व्यापारी भी टेंशन फ्री है, 100% अपना फोकस कहाँ रखेंगे, बिजनेस व्यापार पे लगाएंगे। उनको इस चिंता ही नहीं रहेगी कि हमको जो है बार बार ऑडिट करानी है और बार बार इंस्पेक्टर से कोई जाँच करानी है। तो कहने का मतलब कि वर्तमान जो टैक्स व्यवस्था है इसको एबॉलिश करके एक नया बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जा सकता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारा बिजनेस व्यापार बढ़ जाएगा, और उससे भी जो बड़ा फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली जितने देश विरोधी काम होते हैं उनकी हवाला के ज़रिए फंडिंग होती है, उनकी काले धन से फंडिंग होती है। ये जो मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स बता रहा हूँ इससे ब्लैक मनी कंप्लीट खत्म हो जाएगी, हवाला की फंडिंग रुक जाएगी। जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाएगी तो हवाला अपने आप बंद हो जाएगा। और जब काला धन वाला बंद हो जाएगा, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी बंद हो जाएगी, तो नतीजा ये होगा कि आपका घुसपैठ भी बंद हो जाएगी, धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा, लैंड जिहाद भी बंद हो जाएगा, लब जिहाद के लिए जो फंडिंग आती है कैश हवाला के जरिए वो भी रुक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, माओवाद, नक्सलवाद भी रुकेगा।
जितनी देश विरोधी गतिविधियां ये भी रुकेंगी, भारत का व्यापार बढ़ेगा, लोगों के ऊपर टेंशन खत्म होगा, सरकार का खजाना जस्ट डबल हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, सरकार अभी 50% लोग टैक्स ले पाती है, बाकी जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे तो टैक्स ले ही नहीं पाती है। और पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने काम हो रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। हर व्यक्ति जो जितना खर्च करेगा उतना टैक्स देगा, जो ज़्यादा सेविंग करेगा वो टैक्स नहीं देगा, जो ज़्यादा खर्च करेगा वो टैक्स देगा। जो ज़्यादा सेविंग करेगा, बैंक में पैसा रखेगा तो भी सरकार का फायदा, और जो ज़्यादा सामान खरीदेगा, बार बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता रहेगा तो भी टैक्स देगा, तो भी सरकार को फायदा। तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बीच में इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, व्यापारियों का शोषण बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डालिएगा। इस कोशिश करिए ये वीडियो कम से कम 1 मिलियन लोग ज़रूर देखें आपके माध्यम से। आप इस तरीके से इसको प्रसारित करिए, ये बहुत बड़ी क्रांति ला देगा, भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और हमने ये अगर ये 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लागू कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भारत में राम राज्य आ जाएगा।